तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो लैटिमर डायग्राम से बनते हैं। ठीक है, तो लैटिमर डायग्राम कुछ नया चीज नहीं है, आप ध्यान रखना। लैटिमर डायग्राम एक तरह का रिडक्शन पोटेंशियल डायग्राम है, ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन देता है हमें रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, मतलब कहां पर रिड्यूस होगा, कहां पर ऑक्सीडाइज होगा, कहां पर डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप पर का रिएक्शन होगा। तो ये सारा बात लैटिमर डायग्राम हमें बताता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप क्या सोचो कि A1 से A2 का फॉर्मेशन हो रहा है, A2 से A3 का फॉर्मेशन हो रहा है और A3 से A4 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, मान लो एक रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा दे रखा है। ठीक है, और पक्के तौर पर आप जब भी ये लिखो तो हमेशा आप ये ध्यान देना कि उसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने लिख रखा है। ठीक है, और यहां पर एरो के ऊपर जो है हम लोग ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे। देखो +4 से +3 जा रहा, मतलब ये रिड्यूस हो रहा ना, तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल जो भी होगा वो एरो के ऊपर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो A2 से A3, यहाँ पर +3 से +2 जा रहा, तो यहाँ पर 0.2 वोल्ट हमने लिख रखा है। उसी तरह A3 से A4 जाएंगे तो मान लो ये वोल्ट जो भी आएगा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, हमें ये डिपेंड करेगा कि सेल रिएक्शन वहां पर होना है या नहीं होना है। अगर नेगेटिव वैल्यू है मतलब यहां से ये रिड्यूस तो आसानी से होगा नहीं। ठीक है, मतलब जबकि इसका रिवर्स रिएक्शन बोले ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो होगा वो ज्यादा होगा। तो कुल मिला जुला के हम लोग जब इन स्पीसीज को अरेंज करेंगे तो हमें ये ध्यान में रखना है कि वो सारे स्पीसीज हमने ऑक्सीडेशन नंबर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रखा है लेफ्ट से राइट की ओर, जैसे +4 से +3, +3 से +2, +2 से +1। ठीक है, अब देखो अगर मान लो हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल या ये कहें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अगर हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो वो खुद तो रिड्यूस होगा ना, वो खुद रिड्यूस होगा मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये खुद एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाएगा। वहीं अगर हायर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल हो गया जस्ट अपोजिट सेंस में, या कई बार इसको लिखा हो रहा था लोअर पॉजिटिव SRP, ठीक है, उस केस में क्या, अगर ये खुद नेगेटिव SRP इसका है मतलब ये खुद तो ऑक्सीडाइज होगा ना, और अगर ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या होगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। मतलब कि कुल मिला जुला के हम लोग बोल सकते हैं अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो वो ऑक्सीडाइजिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जबकि रिड्यूसिंग पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये बात हम लोगों ने कई बार देख रखा है। अब देखो मान लो हमें A1 से लेके A4 मतलब फर्स्ट से लेके लास्ट तक का हमें सेल पोटेंशियल निकालने को दे रखा है, तब हम लोग कैसे करेंगे। आप एक बात याद रखना, यहां पर देखो जो E वैल्यू दे रखा था ना, ये E वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट सम नहीं कर सकते हैं, उस केस में हमें डेल्टा G का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डेल्टा G के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां पर लिख रखा है बाय कंबाइनिंग डेल्टा G वैल्यूज, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, डेल्टा G को कंबाइन करके, मतलब 1 से लेके 4 तक जब जाएंगे ना तो डेल्टा G को हम लोग कंबाइन करते हुए जाएंगे। कॉज वी कांट ऐड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज डायरेक्टली, हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज जो है उसको डायरेक्टली सम नहीं कर सकते, सो वी विल यूज डेल्टा G। और हमें पता तो है ही ना डेल्टा G और E पर का रिलेशन है, अगर हमारे पास डेल्टा G का वैल्यू आ जाएगा तो E का भी वैल्यू आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंगली हमें। ठीक है, चलो अब हम लोग इस पर सवाल करके देखते हैं। तो चलो हम लोग एक सवाल ले लेते हैं इस पर, है ना। सवाल देख लो क्या दे रखा है, Fe+3 Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा और वहीं वापस से Fe में कन्वर्ट हो रहा। अब देखो इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है 0.77 वोल्ट और यहां पर भी इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है -0.44 वोल्ट, मान लो ये वोल्ट पे दे रखा है। अब फाइनली आपसे पूछ रहा है Fe+3 से Fe में जब कन्वर्ट होगा तो आपको बताना है ये पोटेंशियल यहां पर क्या होगा। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में देखो ब्रेक करते हैं हम लोग। दो पार्ट में, पहला पार्ट हमने लिख लिया Fe+3 से Fe+2 में जब जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा G निकालते हैं, क्योंकि मैंने बताया था यहां पर E वैल्यू या E0 वैल्यू तो हम लोग डायरेक्ट सम अप नहीं कर सकते। ये वैल्यू मान लो E0 के फॉर्म में दे रखा है, ये वैल्यू तो डायरेक्ट हम लोग सम अप नहीं कर सकते। तो हमने क्या करना है, इसको डेल्टा G के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो डेल्टा G के टर्म में क्या लिखोगे, मान लो यहां से यहां जब जाओगे तब इसको हमने डेल्टा G1 मान लिया। ठीक है, तो डेल्टा G1 क्या हो जाएगा, -NFE, E लिख दिया, या आप यहाँ पर E1 सोच सकते हो। तो देखो यहाँ पर +3 से +2 में जा रहा, तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है, 1 मोल। तो N की जगह पर हमने 1 कर दिया, -1F × 0.77 वोल्ट। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, -0.77F, ये आ गया। ठीक है, उसी तरह आप सेकेंड पार्ट के लिए देखो, सेकेंड पार्ट +2 से Fe में जा रहा, मतलब कितना मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा। तो यहां पर जब आप डेल्टा G निकालोगे तो डेल्टा G इक्वल टू क्या हो जाएगा, -NFE। अब देखो N की जगह पर यहां पर क्या पुट करोगे, 2
एफ, और देखो ई का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है, -0.44। तो ये वैल्यू आपने रख दिया -0.44, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू देखो ये प्लस में आ जाएगा ना 0.088 एफ। ठीक है, अब देखो मान लो यहां से यहां कंप्लीट को अगर आपने डेल्टा जी माना तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी1 प्लस डेल्टा जी2। ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन हमने लिखा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी1 प्लस डेल्टा जी2। अब देखो डेल्टा जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -NFE, मान लो सेल पोटेंशियल कंप्लीट के केस में ई था। अब देखो ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुका है, क्या, -0.77F प्लस 0.88F। ठीक है, अब देखो इनको सम करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.11F। अब यहां पर से ये नेगेटिव साइन के साथ, अब देखो n का वैल्यू यहां पर क्या था, -3। देखो f यहां पर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर कैंसिल आउट इसने करा नहीं है एक्चुअली, देखो एफ यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, -0.11 डिवाइडेड बाई 3 है ना, यहां पर क्योंकि नेगेटिव साइन भी था, है कि नहीं। तो देखो ई का वैल्यू अप्रोक्स आ जाएगा -0.37 वोल्ट। क्लियर है, तो हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, अगर लैटिमर डायग्राम को हम लोग जल्दी में किसी एक प्रॉब्लम्स में यूज करना चाहते हैं तो हम लोग एक अल्टरनेट तरीका भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, वो तरीका क्या है, मान लो इसको मैं एक सवाल से सॉल्व कर रहा हूं। देखो यहाँ पर E0 Cu2 प्लस से Cu दे रखा है, ठीक है, 0.34 वोल्ट। इसी तरह E0 Cu प्लस से Cu2 प्लस दे रखा है -0.53 वोल्ट, और फिर हमें निकालने को बोल रहा है E0 Cu प्लस से Cu, ये कितना होगा। ठीक है, तो लैटिमर डायग्राम वाले फॉर्म में देखो हमने लिख दिया Cu2 प्लस से Cu प्लस और Cu प्लस से Cu। ठीक है, यहां पर n का वैल्यू क्या था 1, और यहां पर भी n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो इसके लिए पोटेंशियल क्या था, इसके लिए पोटेंशियल दे रखा था 0.153 वोल्ट। ठीक है, देखो ये यहाँ पर प्लस से 2 प्लस पर का दे रखा है, तो यहाँ पर प्लस से 2 प्लस हो रहा, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा ना, तो जस्ट अपोजिट इसका रिड्यूसिंग वाला होगा, तो रिड्यूसिंग वाला होगा तो ये नेगेटिव वाला वोल्टेज को हम लोग पॉजिटिव में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें ये बात पूछ रहा है ना, प्लस से Cu ये वैल्यू पूछ रहा, तो उसके लिए हमने E लिख दिया, हमें वो वैल्यू पता नहीं। और देखो ये कंप्लीट 2 प्लस से 0 पर का वैल्यू, 2 प्लस से 0 पर का वैल्यू भी हमें दे रखा है 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग यहां पर से क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, N1E1 प्लस N2E2 इक्वल टू N3E3। ठीक है, मान लो ये N1 है, यहां पर से E1 प्लस N2E2 इक्वल टू, इन सबको ऐड करोगे तो देखो कंप्लीट यहां से यहां मिल जाएगा, यहां से यहां क्या हो जाएगा N3E3। मान लो यहां से यहां पोटेंशियल जो है वो E3 हमने मान लिया। ठीक है, अब देखो यहां पर से N1 पर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और E1 का वैल्यू देखो यहां पर दे रखा है 0.153। उसी तरह N2 क्या हो जाएगा, N2 भी यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, और E2 का वैल्यू हमें नहीं पता था तो उसको हमने E मान लिया था, E इक्वल टू यहाँ पर से क्या होगा N3। अब जरा ध्यान से देखो N3 क्या हो जाएगा, +2 से 0 में जा रहा, तो वैल्यू क्या हो गया, ये 2 हो गया ना। वहीं E3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.34। चलो सारा का सारा वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो देखो E पर का वैल्यू यहां पर से आ जाएगा, एक मात्र E अननोन था, हमने इसको सॉल्व करा तो E का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर हमें जल्दबाजी में करना रहता है तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह मान लो ये प्रॉब्लम दे रखा है लैटिमर डायग्राम का, है ना, Mn2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉब्लम को चलो आप फिर से इसे खुद से निकालने की कोशिश करो। तो ऐसे सवाल भी कई पूछे जाते हैं जिसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल होता है। ठीक है।